बच्चे लेसन का जो आपका हेडिंग है वो है पतझड़ में टूटी पत्तियां। उसके उन्होंने 2 पार्ट किए हुए हैं, एक है गिन्नी का सोना, दूसरा झेन की देन। ठीक, लेकिन पहले हम पाठ प्रवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें ऐसा बताया गया है कि अक्सर कवि क्या कहना, सॉरी कवि कह रही हूँ, लेखक ये बता रहा है कि अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि थोड़े में जो बहुत कुछ कह दे। ठीक, आपने अक्सर देखा होगा जो दोहे होते हैं, श्लोक्स होते हैं, वो वर्ड्स बड़े कम होते हैं लेकिन कम शब्दों में वो गहरी बात बोलते हैं, है ना। तो थोड़े शब्दों में जो कहा जाता है वो एक्चुअली कविता का गुण होता है। ठीक, कहानियां कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, जो कम शब्दों में कविता कोई भी होगी, थोड़े वर्ड्स होंगे लेकिन आपको उनका एक्सप्लेनेशन बड़ा बड़ा होता है। आप व्याख्या लिखते थे ना पहले। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि जब कभी यही गुण आपको गद्य रचना में भी दिखाई दे, गद्य यानी कि कहानियों में भी अगर ऐसा कुछ दिखाई दे कि कम शब्द आए लेकिन उनके अर्थ बड़े बड़े हों, तो उससे पढ़ने वाले को मतलब किसी मुहावरे को याद नहीं करना पड़ता। कौन सा मुहावरा वो बोल रहे हैं, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इट मीन्स जो कम शब्दों में गहरी बात कह दे, इसका मतलब भी यही है। ठीक, मतलब सार में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। सार क्या होता है, इन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में सब कुछ कह देना। तो वो कह रहे हैं कि सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है। आज आपको कहानी लिखने के लिए कोई बोलेगा ना, आप 2 पेज 3 पेज बड़े सारे पेज भर सकते हो, लेकिन अगर आपको बोले कि यही सारी चीज आपको शॉर्ट में लिखनी है तो उसके लिए आपको सोचना भी ज्यादा पड़ेगा, है ना। सोच समझकर लिखना पड़ता है। और कहानियों में, अपना कविताओं में तो अक्सर क्या होता है, राइमिंग्स भी बनाना पड़ता है, तो सोच समझकर लिखना पड़ता है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। बच्चे, मैं बोल रही थी कि सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना, यानी कि कहानियों को तो हम बहुत लंबा लंबा लिख सकते हैं लेकिन शॉर्ट में जब कभी लिखना होता है ना तो मुश्किल होता है, वो थोड़ा टफ काम होता है कम शब्दों में लिखने वाला। फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा काम होता रहा है कि कहानियों को भी उन्होंने छोटा करके आपको बताया है, जिनको क्या कहते हैं, सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, यानी कि ये सब कहानियां आपने अपने बचपन में पढ़ी होंगी कि वो इन कहानियों के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी सीख देते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में तो ऐसा ही है ना, पशु पक्षियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सभी उसी लेखन के प्रमाण है, प्रूव है कि कम शब्दों में बच्चों को अच्छी सीख भी दी जाती है। फिर है ये जो लिखने का तरीका है ना, वो किसका है, रविंद्र केलेकर। ये एक राइटर है जो कि कोंकणी में, यानी कि कोंकणी भाषा में वो ये लिखा करते थे, जिनका नाम है रविंद्र केलेकर। अब ये जो हम इनके प्रसंग पढ़ने वाले हैं दोनों, गिन्नी का सोना और झेन की देन, उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रसंग आप पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा कहा बहुत समझाना की मांग करते हैं। यानी कि लेखक चाहते हैं कि उन्होंने कहा तो थोड़ा कम है, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे हैं, 1 पेज के हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो पढ़ने वाला है इसको अच्छे से समझ जाए कि वो समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, उसका अर्थ एक्चुअल में क्या है। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रसंग आप पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ने का नहीं है, ठीक, उसको अपनी लाइफ में उतारने का भी है। मतलब आप उससे कुछ सीख भी लें, आप उससे जागरूक भी बने, एक सक्रिय नागरिक, यानी कि एक ऐसे सिटीजन बने कि आप एक्टिव रहें भी अपने देश के प्रति, आपकी जो भी जिम्मेवारी है आप उसको भी निभाएं। फिर है जो गिन्नी का सोना है वो जीवन में अपने सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित करा रहा है जो जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। अब इस लाइन का मतलब ये है बच्चे कि ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे गिन्नी का सोना, उसके अंदर ऐसे लोगों के बारे में बताया है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं। आपने एक पोयम भी पढ़ी थी, मनुष्यता, दूसरों के लिए, हमने यही पढ़ा था। तो इसमें वो ये बता रहे हैं कि वो जो गिन्नी का सोना है ना, एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं और समाज को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आज हर इंसान केवल अपने लिए सोचे, अपने बारे में सोचे भी, अपने घर के लिए, तो देश तो कभी भी तरक्की नहीं करेगा ना। तो देश को तरक्की कराने के लिए हमें देश और समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही जो दूसरा प्रसंग है उनका झेन की देन, इसके नाम से ही पता लग रहा है, देन का मतलब देना और झेन एक पर्सन का नाम है कि झेन के द्वारा जो दी गई एक विधि है, पद्धति है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कौन सी पद्धति है और उससे क्या है कि जापान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वहां के लोग ऐसे हैं
उनकी जो दिनचर्या है, रूटीन लाइफ है, वो इतनी ज्यादा बिजी है। मतलब वहां पर लोग कहते हैं कि चलते नहीं है, दौड़ते हैं। आज हमारे देश के अंदर, आज आप मेरी क्लास में भी आते हैं, कोई 5 मिनट लेट आ रहा है, कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक, किसी को टाइम की वैल्यू नहीं है। लेकिन जापान में अगर हम देखेंगे ना, वहां 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंडों की बात की जाती है। अगर आपको बोला गया अपॉइंटमेंट के बारे में कि 9 बजे आना है, तो मतलब 9 बजे ही आना है। आप 9:30 पर आएंगे तो सामने वाला आपको भाव भी नहीं देगा। इतनी ज्यादा वहां पर पंक्चुअलिटी है टाइम को लेकर के। वो मतलब थोड़ा सा भी समय वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब वो हर काम कहते हैं कि बस काम करते रहें, काम करते रहें, ऐसी उनकी लाइफ है। तो उसके अंदर उन्होंने, झेन ने एक ऐसी पद्धति वहां के लोगों को दी है कि वो उनकी जो इतनी बिजी लाइफ है उसमें वो थोड़ी देर चैन के पल पा सकें। ऐसी एक विधि है जो कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चे टॉपिक है झेन की देन। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, झेन के द्वारा दी गई ये विधि है, ठीक है ना, पद्धति है। इसके अंदर है क्या, एक बार लेखक जो हैं जापान में जाते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। तो वो वहां पर जाकर पूछते हैं कि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा बीमारियां कौन सी होती हैं। तो उनका मित्र उनको बताता है कि यहाँ पर सब लोग मानसिक रोग से ज्यादा परेशान हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 80% लोग वो मानसिक रोग से परेशान है, मतलब कि डिप्रेस्ड है यहाँ के लोग। वो बोल रहे हैं कि इसकी रीजन क्या है, क्यों है ऐसा। अब वो रीजन क्या बताता है कि वो बताते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। फिर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग चलते नहीं है, दौड़ रहे हैं। और यहाँ के लोग ऐसा लगता है कि बोलते नहीं है, बकते हैं। मतलब कि फटाफट काम करो, दूसरे काम पे लग जाओ। उनका कहने का मतलब ये है। वो कह रहे हैं कि जब कभी यहाँ के लोग अकेले भी बैठे होते हैं ना, तो वो अपने आप से ही बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको आदत हो गई है इतनी ज्यादा। मतलब थोड़ा सा भी उनको सुकून नहीं है उनकी लाइफ के अंदर। अब वो रीजन क्या है, जापान वाले जो हैं, अब कॉम्पिटिटर उन्होंने किसको चुना है अपना, अमेरिका को। वो अमेरिका से कंपटीशन कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कुछ साल पहले जापान के जो 2 हैं शहर, हिरोशिमा और नागासाकी, पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, है ना, बिल्कुल जीरो हो गए थे वहां। यस, लेकिन आज की डेट में अगर आप वहां देखोगे ना, इतना डेवलपमेंट हो गया कि हमारा इंडिया भी फेल है। मतलब उन्होंने उसको पूरा डेवलप भी कर दिया। हाँ, जो भी है, उन्होंने पूरा उसको एकदम चेंज कर दिया और इतने कम समय में। तो वहां के लोग, एक तो वहां पर मशीनरी वर्क, ये मतलब कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है वहां पर। हाँ, तो उनका रीजन क्या है कि वो ऐसा नहीं है जैसे हम बोले ना कि 2 दिन का काम 1 दिन में खत्म करना, नहीं। वहां के लोग 1 महीने का काम 1 दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं, इतना भाग रहे हैं वहां के लोग। फिर वो कह रहे हैं कि अब सिंपल सी बात है, उनकी लाइफ की रफ्तार तो तेज ही है, और अगर वो इतने 1 महीने का काम 1 दिन में करने की कोशिश करेंगे तो उनका दिमाग भी वैसा ही दौड़ेगा, फास्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। और मतलब ऐसा लगता है कि इंजन सा लगा रखा है दिमाग के अंदर, उसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। और वो कह रहे हैं कि एक क्षण, मतलब कि ऐसा भी आता है कि वो दिमाग एकदम, जब इतना फास्ट दौड़ेगा तो वो बोलते हैं ना कि दिमाग की नसें फट जाती है इंसान की। तो वो उनके अंदर तनाव जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है, काम काम काम, तो फिर वो इंजन टूट जाता है। तो उससे क्या होएगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं सारे लोग, मनोरोगी हो जाते हैं। तो उसका रीजन ही यही है। ठीक, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि वहां पर मानसिक रोग क्या है, तो आप इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। फिर वो बोल रहे हैं कि बाद में जब ये पूरी बात उनको पता चली, तो शाम को वो उनको एक टी सेरेमनी में लेकर जाते हैं। टी सेरेमनी यानी कि चाय पीने की एक विधि है वो। ठीक, अब कैसी विधि है वो भी देखिएगा। जापानी के अंदर, जापानी लैंग्वेज में उसको चा नो यू कहते हैं। ठीक, टी सेरेमनी को। वो एक 6 मंजिली इमारत है, 6 फ्लोर की, और जिसकी छत के ऊपर दफ्ती की दीवारों वाली, चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्ण कुटी है। मतलब उन्होंने उसको एक, जैसे बोलते हैं ना कि बड़े ही प्राकृतिक तरीके से बनाया गया ताकि लोगों को वहां सुकून मिले, अच्छा फील हो। कुटिया सी बनाई हुई है, पत्तों की चटाई है नीचे बिछी हुई। तो और जब वो वहां पर एंटर होते हैं तो वहां पर एक मिट्टी का बेढब का मतलब टेढ़ा मेढ़ा एक बर्तन सा रखा हुआ है जिसके अंदर पानी भरा होता है। तो उसी पानी से वो ये लोग अपने हाथ पैर धोते हैं।
और फिर तौलिए से पहुंचकर अंदर जाते हैं। अब मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ, इसमें लिखी हुई हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है तो आप भी इसको बता सकते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि अंदर एक चाजीन बैठा हुआ है, चाजीन यानी कि जो उनको चाय पिलाने वाला बंदा है, और वो उनको देखकर खड़ा हो जाता है और कमर झुककर उनको प्रणाम करता है, उनको विश करता है और उनको बोलता है कि दो झो, जापानी लैंग्वेज में बोलता है, जिसका मतलब होता है कि आइए और तशरीफ लाइए, यानी कि अंदर आकर बैठिए। तो फिर वो उनका स्वागत करता है और उनको बैठने की जगह बताता है जहां बैठने के लिए। तब वो एक अंगीठी को सुलगाता है। सुलगाना यानी कि अंगीठी समझते होगे, मिट्टी से बनी हुई होती है, एक तरह से गैस हो गया आजकल जो चलता है, पहले वो मिट्टी का था, होता था ना, गांव में भी आप देखेंगे। अंगीठी को सुलगाता है, उसके ऊपर चायदानी को रखता है और बगल के कमरे में जाता है और वहां से कुछ बर्तन भी लेकर आता है। अब आप नोटिस करिए, अगर आप एक होटल में जाएंगे वहां सारी चीजें आपको दिखाई देंगी नहीं ना, किचन में सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन ये चीजें उनके सामने हो रही है, वो देख रहे हैं छोटी छोटी चीजों को। ठीक, बर्तन लाता है, बर्तन को तौलियों से साफ भी करता है, जबकि होटल में जाएंगे तो वहां ऑलरेडी बर्तन क्लीन पड़े होते हैं, हमारे सामने तो साफ नहीं करते वो। ठीक, अब ये चीजें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे उनके सामने इसलिए हो रही हैं, चलो वो मैं आगे बताती हूँ। ये जितनी भी क्रियाएं की गई बड़ी ही गरिमापूर्ण ढंग से की जाती हैं, गरिमापूर्ण यानी कि एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से की जाती हैं, और मतलब कि उसकी हर भंगिमा को देखकर लगता है, यानी कि उनकी हर ये जो तरीका है उसको देखकर ऐसा फील होता है उनको कि मानो जय जयवंती के स्वर गूंज रहे हों। आज हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां हमको शांति की जरूरत है, लाइट म्यूजिक चला दिया जाए तो उनको ऐसा फील होता है, क्योंकि बाहर में क्या हो रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ वाली लाइफ है, सुकून है ही नहीं। यहाँ आ रहे हैं तो हर चीज वो धीरे धीरे बड़ी शांति से हो रही है, तो उनको भी बड़ा रिलैक्स लग रहा है, उनका दिमाग एकदम धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। ठीक, फिर वो कह रहे हैं कि वहां का वातावरण इतना शांत था कि उनको चाय दाने के अंदर जो पानी का खदबदाना था, मीन्स जो उबल रहा था पानी चाय बनने से पहले, वो तक उनको सुनाई दे रहा था। ठीक, अब इतनी शांति वहां थी, शांति का रीजन भी क्या था, चाय तैयार हो जाती है और उनको प्यालों में डालकर उनके सामने रख दिया जाता है, और वहां पर हम 3 ही मित्र थे। अब ये 3 ही लोग हैं वहां पर। अब उसका रीजन भी क्या है, वो कह रहे हैं इस विधि में, ये जो चानो यू विधि है, वहां पर की सबसे खास बात क्या होती है, वहां पर 3 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाती, 3 ही लोग प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लोग होंगे तो शांति फील ही नहीं होगी, लोग आपस में बातें करेंगे, टीक टा फिर वापस वैसे ही होगा, है ना। तो 3 लोगों से ज्यादा की वो एंट्री नहीं देते हैं। और चाय जो होती है, आज आप यहाँ भी मार्केट में कभी चाय पियेंगे ना, जरा सी चाय दे दी जाती है, मुश्किल से 2 घूंट होती है, कभी किसी ने मार्केट में चाय पी हो तो उनके प्यालों में भी केवल 2 घूंट चाय ही है, कोई फुल कप उनको भरकर नहीं मिलता है। फिर भी वो कह रहे हैं कि वो अपने होठों से प्यालों को लगाकर एक एक बूंद चाय का आनंद लेते हैं, वो भी धीरे धीरे पी रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, वहां मजा आ रहा होता है। वो कह रहे हैं कि करीब 1.5 घंटे तक, आज हम चाय पीते हैं मैक्सिमम 5 मिनट लगाते होंगे एक फुल कप चाय पीने में, उन्होंने वो 2 घूंट चाय पीने में 1.5 घंटा लगा दिया। ठीक है, और ये मतलब कि 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चल रहा होता है, क्योंकि उनको वहां पर क्या मिल रहा है, शांति मिल रही है, उनको वही सुकून अच्छा लग रहा होता है। अब वो कह रहे हैं कि पहले 10-15 मिनट तो क्या होता है, लेखक अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है कि पहले 10 से 15 मिनट तो मैं उलझन में रहा था, अभी समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन फिर उन्होंने क्या फील किया कि धीरे धीरे उनके जो दिमाग की स्पीड थी, रफ्तार जो थी, वो धीरे धीरे एकदम होना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे आज हम अपनी ही लाइफ लेते हैं, आज आप यहाँ क्लास में आए हैं, आपको फटाफट ये जी, जैसी मैम ने बोला जी क्लास छुट्टी दौड़ेंगे, है ना, अब मुझे यहाँ जाना है, इस दोस्त से मिलना है, या घर जाना है, या गेम खेलना है, सबके दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं। तो अब वो कह रहा है लेखक कि धीरे, उसको कुछ भी अब है ना दिमाग में सूझ नहीं रहा, वो वहां का वातावरण उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वो उसमें डूब गया है। अब उसके दिमाग की रफ्तार भी धीरे हो गई, ठीक है, मतलब उसको रिलैक्स फील हो रहा था, कोई विचार नहीं थे उसके दिमाग में, और धीरे धीरे तो वो जो थोड़ा बहुत भी था वो भी बंद हो गया, दिमाग एकदम एकदम शांत हो गया, सुन सा हो गया, वो रिलैक्स हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वो अनंत काल में जी रहे हैं, मीन्स वो यहाँ है ही नहीं, कहीं और ही है, गुम हो गए हैं। और उनको
जो वहां पर सन्नाटा भी था ना, ज्यादा शोर शराबा तो वैसे भी नहीं था, उनको सन्नाटा तक वो सुन पा रहे थे, फील कर पा रहे थे। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब सिचुएशन के बाद एक्चुअली इंसान है कैसा, वो क्या करता है, या तो भूतकाल में जीता है, पुरानी बातों को सोचता रहता है भी किसी ने उसके साथ कुछ बुरा कर दिया होगा, उसको मन ही मन कोसता भी रहता है ना, तो दिमाग उसी में चलता रहता है। या फिर वो भविष्य के बारे में सोचता है भी मैं बड़ा होऊंगा, ये बनूंगा, ये गाड़ी लूंगा, ये बंगला लूंगा, या तो भविष्य के बारे में सोचता है या भूतकाल के बारे में। तो एक्चुअल में वो ये कह रहा है कि असल में जो ये दोनों काल हैं, भूतकाल और भविष्य काल, दोनों के दोनों मिथ्या हैं। मिथ्या मीन्स झूठ है, क्योंकि जो भूतकाल में हो चुका है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, हो चुका है, आप खाली उसको याद करके या तो खुश हो गए या फिर रोगे, आप चेंज तो नहीं कर सकते। और भविष्य जो है वो आपके हाथों में है, किस बारे में, कि आप अच्छे कर्म करोगे तो ही वैसा बनेगा, लेकिन आप खाली सोचते रहोगे कि ऐसा हो ऐसा हो, सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, करने से होता है। तो एक्चुअल में दोनों काल गलत हैं, मिथ्या हैं। असल में हमें वर्तमान में जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो सत्य तो वही है जो आपका प्रेजेंट है। वो कह रहे हैं कि जब उस दिन मैंने वहां पर चाय पी तो मैं अपने भूत और भविष्य, उसके दिमाग से वो जो दोनों काल थे वो बिल्कुल उड़ गए थे, ना वो पास्ट के बारे में सोच रहा था ना वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। केवल उसके सामने क्या था, जो वो प्रेजेंट जो टाइम था वो उसको फील कर रहा था, उसको लग रहा था कि मतलब कि इतना, मतलब कहीं गुम सा हो गया था वो, अनंत काल, मतलब इतना बड़ा भी लग रहा था उसको भी, कितना अच्छा समय है, जबकि एक्चुअल में लोग जो हैं इसको एंजॉय ही नहीं करते हैं। आज हम जैसे ही फ्री होते हैं ना, सबसे पहले हम अपना मोबाइल उठा लेते हैं। मोबाइल में भी हम क्या उठा लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अब दूसरे बंदे ने क्या किया, कहाँ घूमने गया, फिर हमें जेलस भी होती है, हम यही चीजें देखते हैं ना, फिर हम उसी को सोचते रहते हैं। बेटर ये है अगर आपको फ्री टाइम मिला है तो आप अपने लिए शांति से, अपने लिए मतलब शांत हो जाओ, अपने लिए सोचो, जो भी है उसको, प्रेजेंट को जीना चाहिए, जो कि अक्सर कोई करता ही नहीं है, और इस वजह से सारे दुखी रहते हैं। वो बोलते हैं ना कि इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, एक्चुअल में दूसरा बंदा सुखी जितना है ना उसको देखकर ज्यादा दुखी है। वो घूम आया मैं रह गया, वो ले आया मैं रह गया। असल में लाइफ में ऐसा ही है, लेकिन कभी भी दूसरों को देखकर बच्चे जेलस करना ही नहीं चाहिए। खुद करो, खुद हासिल करो, कर्म करोगे तो अपने आप मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जीना एक्चुअल में क्या होता है, लेखक को उस दिन पता चला, ठीक है, क्योंकि उनको रिलैक्स बहुत फील हुआ। और जैन परंपरा की यह देन मिली है जापानियों को, यानी कि जापान के अंदर एक्चुअल में वैसे तो देखा जाए कोई लाइफ ही नहीं हुई, लोग दौड़ ही रहे हैं, लेकिन जैन ने ये जो परंपरा उनको दी है, ये असल में उनको जरूरत भी थी और बहुत अच्छी परंपरा है। वो लोग उसका फायदा उठाएं तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर इतना सा ही था, आई थिंक आपने मजा लिया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट है तो पूछिए। चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है, फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।